नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है औसत माध्य पथ। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, औसत माध्य पथ। ठीक है, इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका कोई अपने यूज आता नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई काम आता नहीं है इसका। केटीजी में भी ये चीज बताई जाती है, यहाँ भी वही बात है केटीजी की तरह, कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत दूरी है, ठीक है, उसे औसत माध्य पथ कहते हैं। सीधी सीधी बात ये है। और औसत माध्य पथ जो होता है, मतलब वही है जिस तरह से केटीजी में अपन निकालते थे, दो अणुओं के बीच की औसत जो दूरी, मतलब जो टक्करों के बीच की जो दूरी आती थी, एक अणु से टकराया फिर वो गया, फिर दूसरे अणु से टकराया, तो वो दूरी की यहाँ पे बात हो रही है। उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पे अपन उसके लिए काम कर रहे थे अणु के लिए, वैसे ही यहाँ पे काम हो रहा है। ओके, विश्रांति काल ये होता है टाउ, इसको टाउ से लिखते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय, ठीक है, इसको विश्रांति काल से अपन कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, वी डी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई बाई एम जो है वो कण का त्वरण है। कण क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई जो है वहां पे विद्युत क्षेत्र तार के अंदर, एम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और जो टाउ है अपना, वो टाउ क्या है, विश्रांत काल। ये कैसे आया अभी समझाऊंगा मैं। ये अपन एवरेज वैल्यू से निकालते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि आगे जो मैं करने वाला हूं वो मैं एनसीईआरटी को फॉलो करके कर रहा हूं। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग दे रखा है, एचसी वर्मा में देखोगे तो अलग दे रखा है। अपन एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ओके, इसलिए मतलब ध्यान रखना ये चीज को, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। माना कि कोई तार का टुकड़ा है ये, और इसके सिरों पे विभवांतर लगाया गया है, जिसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र ई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, अगर सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता तो उसका त्वरण कितना होता, उस पे बल ई बाई एम, उस पे बल ई इंटू ई डिवाइडेड बाय उसका द्रव्यमान एम। पर चूंकि बात ऐसी है कि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा चलेगा, उसके पहले किसी से टकरा जाएगा। ठीक है, तो टकराते टकराते ये आगे चल रहा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पे गति की समीकरण लगाऊं, जैसे मान लो कि मैं इस पे अप्लाई करूं v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये जो है ना डेरिवेशन, इस डेरिवेशन को बस एक्सेप्ट करना है अपने को, इस पे दिमाग नहीं लगाना है। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, एचसी वर्मा में थोड़ा अलग है, एनसीईआरटी में अलग है। अपने को ये डेरिवेशन एक्सेप्ट करना है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो याद करने वाली चीज है वो मैं बताऊंगा। ओके, तो एक्चुअली में किया हुआ क्या है, एवरेज ले लिया अपन ने, औसत वेग बराबर औसत प्रारंभिक वेग प्लस औसत त्वरण इंटू औसत टाइम। ठीक है, अब ये जो औसत वेग अपन ने लिया है, औसत वेग, ठीक है, वो औसत वेग जिससे यह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, उसको क्या बोला गया था, याद है, उसको बोला गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये वह औसत वेग है जिससे यह आगे बढ़ रहा है। औसत प्रारंभिक वेग मान लिया कि वो 0 है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनों का कुल विस्थापन बहुत लंबे समय अंतराल में 0 माना था। ये पॉइंट अपन ने लिखा था। तो प्रारंभिक वेग जो है उनका औसत वो 0 है। ठीक है, प्लस औसत त्वरण। अच्छा, औसत त्वरण जो है वो तो कांस्टेंट है, त्वरण तो कांस्टेंट है, कोई बात ही नहीं है, ई बाई एम। ठीक है, इनटू विश्रांति काल, औसत समय। दो टक्करों के बीच का काम हुआ है ये क्या हुआ है, दो टक्करों के बीच का काम। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू हुआ और जब तक वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के नहीं टकरा गया, उसके बीच अपन ने ये काम
किया है। ठीक है, अब Vd का मान मैंने यहाँ से अच्छा इसको याद कर सकते हो, तो Vd बराबर V ड्रिफ्ट बराबर, हालांकि इसका यूज बहुत मतलब शायद ही कभी यूज आवे इसका, EE/m इंटू टाउ। ठीक है, अब इस Vd को रिप्लेस कर दो I बराबर NEA Vd से, तो I बराबर NEA V ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहां से Vd की वैल्यू क्या हो जाएगी, I अपॉन NEA, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा Vd। अब Vd का मान यहाँ पे रख दो, मतलब इसमें Vd का मान जैसे तुम रखोगे तो देखो I अपॉन NEA इक्वल टू Vd, जो कि किसके बराबर है, EE/m इंटू टाउ। यहां तक पहले लिखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि जो तार का टुकड़ा लिया है, इसकी लंबाई ये मान लो L, लेंथ है इसकी L, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसका A है ही सही, लंबाई इसकी L है, इसके सिरों पर विभवांतर प्लस माइनस कैपिटल V है। मान लो सिरों पर विभवांतर कितना है, प्लस माइनस कैपिटल V। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, V बराबर E इंटू L, dV बराबर E डॉट dr से देखो V बराबर E इंटू L। ओके, तो E को लिख दो V/L, इस E को रिप्लेस कर दो यहाँ पे V/L से। अब आगे चलते हैं, तो I अपॉन NEA, मास ऊपर ले आओ, ये मास इधर आ गया। ठीक है, ये टाउ नीचे चला गया। ठीक है, और E भी नीचे चला गया, और इधर क्या बचा, सिर्फ इधर बचा स्मॉल e, इस स्मॉल e को लिख दो V/L। ठीक है, अब इस L को भी अब उधर ले जाते हैं, तो V जो मिला वो मिला, I को एक तरफ ले लो, और अब जो बचा कचरा उसको यहाँ पे एक साथ लिख लो। क्या कचरा बचा, एक तो आया मेरे पास M, ठीक है, एक मिला मुझे L, एक मिला मुझे नीचे की तरफ क्या क्या मिला, N E, और मिला मुझे टाउ, और मिला मुझे NE टाउ, और एक और E है, दो E है, E स्क्वायर बन गया वो। ठीक है, E स्क्वायर, NE स्क्वायर टाउ और A। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलो आगे कंटिन्यू अगर अब मैं करूं, ध्यान से देखो, M कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L तार की लंबाई, N कांस्टेंट हो गया, E स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, टाउ कांस्टेंट हो गया। टाउ तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो टाउ जो होता है ना, टाउ वो कम होता है, ध्यान रखना। ताप बढ़ाने पर विश्रांत काल कम हो जाता है, क्योंकि अणुओं का यादृच्छिक वेग बढ़ जाता है ना, इसलिए तो समय कम हो जाता है, ज्यादा टक्करें होती है। ध्यान रखना, तापमान बढ़ाने पर ये जो टाउ जो है वो घटता है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है पूरा, इस कांस्टेंट में L और A को देखो, L और A आकार एवं आकृति का गुण है। L और A क्या है, आकार एवं आकृति का गुण है। बाकी जो M N E स्क्वायर टाउ ये जो है, ये उस पदार्थ के गुण है। ठीक है, N पदार्थ पर निर्भर करेगा, M और E कांस्टेंट है, T ताप पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक कांस्टेंट है। अगर ताप नियत रखूं, L और A नियत रखूं, तो ये पूरा कांस्टेंट है। यहां से ये समझ में आया कि V समानुपाती है I के। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को कहा जाता है प्रतिरोध। इस कांस्टेंट को प्रतिरोध कहा जाता है। ये जो नियतांक है ये होता है प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि V बराबर IR। ठीक है, यह ओम का नियम है। इसी को क्या कहते हैं,
ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम इसको कहते हैं, ध्यान रखना। और अगर मान लो एल और ए को मैं अलग कर दूं, ठीक है, यानी कि जो अपना आर बना वो बन गया एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर। मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, मैं फिर बता दूं ये बात, टाउ, ठीक है, इंटू एल बाई ए, एल बाई ए। तो ये जो बचा हुआ कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है ये वाला, एल और ए को अलग निकाल दिया, ये जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं रो, यानी कि प्रतिरोधकता। इसको क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें अपने को याद करनी है। देखो यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ेगा ताप बढ़ाने पर, ये धातुओं के लिए काम हो रहा है, बता दूं मैं, कंडक्टर्स के लिए हो रहा है ये काम। अब जो याद करना है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, V बराबर आई आर। ठीक है, यहाँ पे V क्या है? ये जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, बेसिकली कंडक्टर है, चालक, कोई चालक है, ये सिलेंडर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर ये कोई चालक है। V क्या है? चालक के सिरों पर विभवांतर। लिखो इस बात को, चालक, बीच में बोलो प्लीज, चालक के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, आई क्या है? चालक में प्रवाहित धारा। आर क्या है? चालक का प्रतिरोध। ये याद करने वाली चीज है, चालक का प्रतिरोध। अब आर जो होता है, ये मान लो उसकी लेंथ अगर एल है, करंट जो है इस डायरेक्शन में, लंबाई का अनुदिश करंट मानता है वैसे, है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, तो जो आर होता है, आर वो होता है रो एल बाई ए। ठीक है, आर क्या होता है? रो एल बाई। आर तो प्रतिरोध हो ही गया, ये होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता, ये याद करना है बस, डेरिवेशन याद नहीं करना है, पर बताना जरूरी होता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधकता क्या है। देखो, प्रतिरोधकता जो है पदार्थ का गुण है, ठीक है, पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, ताप बढ़ाओगे रो बढ़ेगा, धातु के लिए है ना, चालक की बात हो रही है, चालकों के लिए, चालक के लिए होता है। ठीक है, सिर्फ चालक के लिए बात हो रही है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, जैसे चांदी है कि कॉपर है, तांबा या गोल्ड है या आयरन है, सबके लिए जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है प्रति एकांक आयतन में। और क्या क्या इसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करेगा?
पदार्थ पर पदार्थ, ताप, आकार, आकृति। ठीक है, आकार कितना है, आकृति कैसी है, गोल भाई सिलेंडर है कि रेक्टेंगुलर है, और उसके अलावा उसका ओरिएंटेशन यानी कि विन्यास कैसा है। भाई विन्यास का मतलब है कि किस दिशा में धारा बह रही है, उसका विन्यास। ठीक है भाई, एक ही सिलेंडर जैसे एक ही ब्लॉक है, उसका प्रतिरोध भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मतलब सिरों के बीच विभवांतर अगर मैं लगाऊंगा तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और पदार्थ बाकी जो जो भी गुण प्रतिरोधकता के हैं वो सब प्रतिरोध के हैं ही सही, है ना। प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर निर्भर नहीं करती, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी बस। आकार आकृति कैसी भी हो, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं करता या करती, जो भी है। ठीक है, इतनी सी बस बात याद रखनी। एक बात और लिख लेना, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक, अब ये क्या होते हैं ये बाद में पता चलेगा, अर्धचालक अलग ही चैप्टर है पूरा, का घटता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, चालक का बढ़ता है, अर्धचालक का घटता है। देखो मैं मात्रक बताना भूल गया था, इसलिए यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। प्रतिरोध का मात्रक ओम, वोल्ट प्रति ओम, एम्पियर है, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, वैल्यूज डाल के देखो, तुमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाई है अभी, आर बराबर रो एल बाई, ऐसे देखो। चालकता का मात्रक देखो 1 बाई रो, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। ठीक है, तो 1 अपॉन ओम मीटर। ओके, चलो एक और टर्म आती है अपने, मोबिलिटी, गतिशीलता, गतिशीलता, मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी इसको म्यू से दर्शा देते हैं। म्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है वी बाई ई। ई वहां पे विद्युत क्षेत्र है तार के अंदर, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होती है मोबिलिटी, गतिशीलता। चलो इसमें वैल्यूज वगैरह डालो, वीडी का मान डाल दो, आई बराबर एन ई ए वी डी से, तो आई बराबर एन ई ए वी डी, तो आई डिवाइडेड बाय एन ई ए, और ई को लिख दो वी बाई एल, वी बाई एल। ठीक है, वी को लिख दो आई आर, और आर को लिख दो रो एल बाई ए। वी को तो क्या लिख दो आई आर, और आर को लिख दो रो एल बाई ए। ठीक है, तो देखो आई से आई कट जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, आई से आई कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा। तुम लिख के देखो, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं जगह बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूं। फाइनल रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा ये, एन ई रो। ठीक है, यानी कि गतिशीलता भी देखो सिर्फ पदार्थ पर निर्भर कर रही है, रो आ गया ना इसमें भी। गतिशीलता नाम से ही समझ में आ रहा है, चालकता से मिलता जुलता है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, सिग्मा अपॉन एन ई। देखो सिग्मा अपॉन एन ई, यानी कि पदार्थ पर निर्भर करती है, सिर्फ पदार्थ पर
आकार आकृति पे नहीं कर रही, पदार्थ पर निर्भरता है इसकी, केवल पदार्थ पर निर्भरता। सिलेंडर है, सिलेंडर का व्यास 2r है, लंबाई l है। लंबाई उसको बोलते हैं जिसके अनुदिश धारा प्रवाहित हो रही है, उसे लंबाई कहते हैं। ठीक है, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर लंबाई कहोगे। रो उसकी प्रतिरोधकता है। r का मान बताओ। सूत्र के अनुसार r बराबर रो एल बाई ए। रो तो पदार्थ का गुण है, लंबाई जो है उसकी आकार आकृति वाला गुण है। क्षेत्रफल कितना लिख दूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो। एक घनाभ है, ए बी सी उसकी जो है ऊंचाई, ए ऊंचाई, बी लंबाई, सी चौड़ाई इस तरह से है। टॉप जो सरफेस है ब्लू कलर से थोड़ा मैंने दर्शाया है, और जो बॉटम सरफेस है जिसको ग्रीन कलर से दर्शाया है, उन दोनों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। टॉप तथा बॉटम के मध्य प्रतिरोध का मतलब यही हुआ कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर धारा जाएगी, तो लंबाई मुझे a मानना पड़ेगा और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b इंटू सी। r बराबर रो एल बाई ए के हिसाब से रो लंबाई को मुझे लिखना पड़ेगा l यानी कि a डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल बी सी। ये हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ गए? अगला प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन पे। तार को खींचने से तार का आयतन तो बदलेगा नहीं। मान लो कि उसका घनत्व तो नहीं बदला है, ये मानते हुए कर रहे हैं अपन। अगर लंबाई दुगनी हो गई, एरिया हो जाएगा आधा। मान लो पुराना आर था रो एल बाई ए, नया आर डैश कितना हो जाएगा, रो 2l बाई ए बाई 2, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ आर, 4 गुना हो गया। तो प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, देखो 4r माइनस r अपॉन r इंटू 100, 300%। ये आंसर है। अगला सवाल ले रहा हूं। नहीं, देखो जब भी स्मॉल चेंज होता है तो अपन एरर वाला फंडा लगाते हैं, मेजरमेंट एरर वाला। आर बराबर रो एल बाई ए, बाई ए को ए पावर माइनस 1 लिख दिया। अब लोग लेके अवकलन कर दो इसका, तो ए से बन जाएगा डी आर बाई आर इक्वल टू, रो तो कांस्टेंट है, डी एल बाई एल माइनस डी ए बाई ए। अब इधर देखो आयतन तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। वापिस से लोग लेके अवकलन करो तो डीवी बाई वी बराबर डी ए बाई ए, डी ए बाई ए प्लस डी एल बाई एल। अब डी बाई वी तो 0 होगा, यानी कि डी ए बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी एल बाई एल। हल करो तो एक डी एल बाई एल और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 2 डी एल बाई एल। ठीक है, ये डी आर बाई आर, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा आंसर। ये कितना है, 1%, यानी कि 2 इंटू 1%, यानी कि 2%। ये बात है।